हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। यूजीसी नेट कॉमर्स कोड 8 के लिए एचआरएम को हम लोग डिटेल में डिस्कस कर रहे थे और ये क्लासेज न केवल कोड 8 के लिए बल्कि कोड 17 और 55 के लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि हमने एचआरएम की क्लासेज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था और एमसीक्यू सीरीज में हमें टोटल 255 एमसीक्यूज डिस्कस करने थे टोटल 12 पार्ट्स में। उसमें से ऑलरेडी मैं आप लोगों को 11 पार्ट्स में 230 एमसीक्यूज करा चुका हूं। आज हम 12th और लास्ट पार्ट में बाकी के बचे हुए 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे 231 टू 255। हम न केवल यहाँ पर इन 25 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे बल्कि इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी हम अच्छे से देखने वाले हैं। यदि आपने ये पूरी सीरीज फॉलो की है तो मुझे पूरा विश्वास है एग्जाम में या किसी भी प्रकार के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 10 में से 9 क्वेश्चन आपके बिल्कुल इजीली करेक्ट हो जाएंगे। और मैंने आपको इन सभी 12 पार्ट्स की क्विज भी प्रोवाइड की है टेलीग्राम में। यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं ओनली कॉमर्स और हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ्स और ऑनलाइन क्विज मिल सके। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन एचआरएम। कुछ हमारे आसान क्वेश्चन है और कुछ हमारे टफ क्वेश्चन है जिनके कॉन्सेप्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा एचआरएम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन। तो आप लोगों को पता है कि ये तीनों चीजें तो हमारी एचआरएम का पार्ट है, लेकिन फर्स्ट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग का पार्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फॉल्स स्टेटमेंट हमें बताना है। 3 स्टेटमेंट हमें करेक्ट दिए गए हैं और एक स्टेटमेंट फॉल्स है। सिलेक्शन इज नेगेटिव प्रोसेस, रिक्रूटमेंट इज पॉजिटिव प्रोसेस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर सेम, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज बेस्ड फॉर रिक्रूटमेंट। तो देखो ये बिल्कुल करेक्ट है। हमें पता है सिलेक्शन नेगेटिव होता है और रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है। रिक्रूटमेंट में हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए एज ए कैंडिडेट और उसमें से हम बेस्ट को सिलेक्ट कर लें। जब हम सेलेक्ट करेंगे तब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वापस भेज देंगे और कम से कम लोगों को सिलेक्ट करेंगे। और ये भी बिल्कुल सही है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही बेस है रिक्रूटमेंट का। लेकिन ये जो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दोनों सेम होते हैं, ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। जो ट्रेनिंग होती है वो जनरली एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए होती है, जबकि जो डेवलपमेंट है हमारा वो मैनेजरियल लेवल के लोगों के लिए होता है। ट्रेनिंग से केवल हमारी एग्जिस्टिंग एबिलिटी बढ़ती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो हमारी हिडन पोटेंशियल एबिलिटीज को डेवलप करता है। ट्रेनिंग केवल शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आजीवन आप लोगों का डेवलपमेंट चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 233, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल आर ऑल्सो नोन एज। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल यानी BARS, इसको कहा जाता है बिहेवियरल परफॉर्मेंस स्केल। तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल को काफी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन आर द 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ। तो ये सभी लोगों को पता है कि जॉब एनालिसिस के अंदर 2 चीजें आती है, एक आता है जॉब डिस्क्रिप्शन और एक आता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच एक्ट डील्स विद द प्रोविजंस फॉर हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज वर्कर। तो कौन सा एक्ट है जो हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर की बात करता है? तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आप लोगों को लेबर लॉज का डिटेल में वीडियो दिया था। कुछ स्टूडेंट को लगता है कि लेबर लॉज हमारे कोर्स में ही नहीं है तो हम लोग क्यों पढ़ें। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यदि लेबर लॉज हमारे कोर्स में होते तो हम 15 के लगभग एक्ट को पढ़ने के लिए लगभग 20 घंटे काम में लेते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को केवल 1 घंटे में 15 लेबर लॉज करा दिए हैं। वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि लेबर लॉज डायरेक्टली आप लोगों के कोर्स में नहीं है और वहां पर हमने फैक्ट्री एक्ट को काफी अच्छे से देखा था। फैक्ट्रीज एक्ट में मेनली 3 चीजें हैं, हेल्थ की बात करता है, सेफ्टी की बात करता है और वेलफेयर की बात करता है। तीनों ही चीजें
बिल्कुल अलग अलग है। आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है हमारा, वो किस बारे में बात करता है? दो चीजें, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते वक्त आप एम्प्लॉय को कोई डिजीज हो जाती है या फिर एम्प्लॉय का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनसेशन हमें देना पड़ेगा। तीसरी बात, मिनिमम वेजेज एक्ट क्या होता है? स्टेट गवर्नमेंट ने या हम कहें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस तय कर रखी है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो एम्प्लॉयर को वो मिनिमम वेजेज पे करनी पड़ेगी एम्प्लॉय को, चाहे एम्प्लॉय अच्छा काम करे या न करे, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो या नहीं हो। ट्रेड यूनियन एक्ट ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन के बारे में है कि ट्रेड यूनियन कैसे बनेगी, एम्प्लॉयज की रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या उनके राइट्स होंगे, इस बारे में है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कि हेल्थ सेफ्टी और वेलफेयर के लिए कौन सा एक्ट है, वो है हमारा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। वो लेबर लॉज वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज इन टीम डेवलपमेंट? टीम डेवलपमेंट की करेक्ट स्टेजेज क्या होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखो, टीम का मतलब क्या होता है? साथ मिलकर काम करना। तो टीम डेवलपमेंट का मतलब हम मान सकते हैं ये सीखना कि हम साथ मिलकर अच्छे से काम कैसे कर पाए, उसी का मतलब हो गया टीम डेवलपमेंट। तो ये हमारे एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, ब्रूस टकमैन, नाम आप लोगों को याद रखना है, ब्रूस टकमैन। इन्होंने टीम डेवलपमेंट की प्रोसेस दी थी और इन्होंने टोटल 5 स्टेजेज बताई थी कि टीम डेवलपमेंट में टोटल 5 स्टेजेज होती है। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए 4 पॉइंट लिखे हैं। वैसे टोटल टकमैन ने 5 पॉइंट बताए थे, 5वां पॉइंट था एडजर्निंग। वैसे मेन काम इन 4 स्टेप में ही होता है, 5वीं स्टेप एडजर्निंग होती है। एक बार हम इनको अच्छे से देख लेते हैं। देखो, फॉर्मिंग में क्या होता है? टीम हमारी डेवलप हो रही है, तो इसके अंदर जो भी ग्रुप मेंबर होते हैं उनका आपस में इंट्रोडक्शन होता है, ओरिएंटेशन होता है। तो यहां पर आप पिक में भी देख पा रहे हैं कि लोग हाथ मिला रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये हमारा फॉर्मिंग हो गया। सेकंड होता है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग को हिंदी में कहा जाता है तूफान, तो यहां पर या फिर संघर्ष आप कह सकते हैं। तो यहां पर स्टॉर्मिंग का क्या मतलब है? देखो, लोगों ने इंट्रोडक्शन तो कर लिया लेकिन टीम नहीं बनेगी, क्योंकि इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, सभी लीडर बनना चाहेंगे, कोई भी फॉलोअर नहीं बनना चाहेगा, तो वहां पर उनके जो इंटरेस्ट होंगे वो आपस में टकराएंगे, स्टॉर्मिंग होगा, टीम नहीं बनेगी। फिर तीसरी में क्या होता है? नॉर्मिंग। नॉर्म्स का मतलब होता है कुछ रूल्स, रेगुलेशन, नियम वगैरह। फिर लोगों को समझ में आ जाता है, लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कोऑपरेशन बढ़ता है और धीरे धीरे कुछ नियम बनने लगते हैं कोऑपरेशन के। तो यहां पर हमारी टीम बननी स्टार्ट होती है, यहां पर परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। जबकि स्टॉर्मिंग वाले में तो परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डाउन होती है। फिर अगली है हमारी परफॉर्मिंग। तो देखो, नॉर्मिंग वाले में टीम हमारी बन चुकी है, तो परफॉर्मिंग वाले में हमारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है। अब देखो, एडजर्निंग में क्या होता है? सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सारा काम कंप्लीट हो चुका है, तो एक तरीके से यहां पर जाकर हमारी टीम कंप्लीट हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं यहां पर हमारी टीम समाप्त होना स्टार्ट हो जाती है। तो दो चीजें होगी, या तो टीम हमारी समाप्त हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, या फिर ऐसा होगा कि हमारी टीम के अंदर कुछ नए मेंबर्स आएंगे, नए मेंबर आएंगे तो फिर से यही चीजें स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। इन पिक्स से आप बिल्कुल इजीली समझ सकते हैं। फॉर्मिंग में इंट्रोडक्शन हो रहा था, स्टॉर्मिंग में ये झगड़ रहे थे, नॉर्मिंग में कोऑपरेशन कर रहे थे, परफॉर्मेंस में मिलजुल कर काम कर रहे थे, एडजर्निंग में काम कंप्लीट हो चुका है, टीम एक तरीके से समाप्त हो रही है। हमारा क्वेश्चन था कि करेक्ट स्टेज क्या है, तो टकमैन ने क्या स्टेज बताई थी? फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजर्निंग। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम आर। तो सबसे पहले हम ईएपी, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम बनाया किसके द्वारा जाता है? ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है। और क्यों बनाता है? एम्प्लॉयज की हेल्प के लिए, एम्प्लॉयज की इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। सभी लोगों के पास 24 आवर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं।
स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, एंगर मैनेजमेंट के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के लिए, टीम बिल्डिंग के लिए और इमोशनल कोपिंग के लिए। तो इन सब चीजों की हेल्प के लिए ईएपी बनाया जाता है, एक तरीके से वर्कशॉप्स आयोजित की जाती है। तो हमारा क्वेश्चन था एम्प्लॉइज असिस्टेंट प्रोग्राम और प्रोग्राम ऑफर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प देयर एम्प्लॉइज टू ओवरकम पर्सनल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, programs offered by non-government organizations to help other employees to overcome financial problems, programs offered by government to help their employees to overcome safety problems, program offered by subsidiary company to help the employees of the holding company। देखो सी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ईएपी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाए। बी भी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये सेपरेट एनजीओ द्वारा नहीं चलाए जाते, बल्कि हमारा जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वही चलाता है। डी भी हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सब्सिडरी कंपनी चलाए, होल्डिंग कंपनी के बेनिफिट के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जा सकता है। ए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। एम्प्लॉय की हेल्थ रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिसाइडिंग इन एडवांस द फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हम मैन पावर की फ्यूचर रिक्वायरमेंट को एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो जो भी हमारा सबसे ब्रॉड है इसमें वो आंसर आ जाएगा, तो एचआरपी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ट्रेनिंग इज नॉट यूज्ड फॉर। ट्रेनिंग का मैंने आपको काफी डिटेल और अच्छा वीडियो दिया हुआ है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर 25 ट्रेनिंग मेथड्स मैंने आप लोगों को बताए थे। तो देखो ट्रेनिंग के काफी ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं यदि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग कराई जाती है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि इनमें से ट्रेनिंग का कौन सा बेनिफिट नहीं है। एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। एक तो वो एम्प्लॉय काम करता है जिसे काम सिखाया गया है, और एक वो एम्प्लॉय काम करे जिसे काम नहीं सिखाया गया है। तो ट्रेंड एम्प्लॉय का मोटिवेशन ज्यादा होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, लेकिन देखो एलटीआर नहीं बढ़ेगा। एलटीआर का मैंने मतलब बताया हुआ है, एलटीआर लेबर टर्नओवर रेशियो, एम्प्लॉय आते रहते हैं जाते रहते हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, तो एलटीआर तो हमारे लिए खतरनाक है। तो ट्रेनिंग यदि हम कराएंगे तो एलटीआर बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था और 65% स्टूडेंट इसका गलत आंसर दे रहे हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता है ये प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप जानना भी नहीं चाहते हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी वेयर पीपल हैव डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फुलफिलिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो दो चीजें होती है, एक होता है ऑथोरिटी एंड सेकंड होता है पावर। तो दो चीजें होती है, ऑथोरिटी और पावर। हैंडराइटिंग शायद आपको साफ नजर नहीं आ रही होगी, क्योंकि पेन ये मैंने अभी यूज में लेना स्टार्ट किया है, तो थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखो ऑथोरिटी और पावर में क्या डिफरेंस होता है? ऑथोरिटी हमेशा लीगल होती है, कभी भी इलीगल नहीं हो सकती, और पावर इलीगल भी हो सकती है। जैसे इंडिया में काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास वैसे तो पावर नहीं है, उनके पास ऑथोरिटी तो नहीं है, लेकिन उनके पास पावर है। मूवी वगैरह बैन करा देते हैं, डायरेक्टर को थप्पड़ मार देते हैं, तो उनके पास पावर है और अथॉरिटी हमेशा ही लीगल होती है। तो यहां पर हम ये जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ये हम पावर के टाइप्स पढ़ रहे हैं, न कि अथॉरिटी के। तो 5 टाइप की हमारी पावर हो सकती है, रिवार्ड, कोयर्सिव, लेजिटिमेट, एक्सपर्ट और रेफरेंट। इनके बारे में हम एक बार अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहली बात है हमारी लेजिटिमेट पावर, इसी का ही दूसरा नाम होता है पोजिशनल पावर। मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाऊंगा, एक टीचर वाला एग्जांपल और एक ऑर्गेनाइजेशन वाला एग्जांपल। तो देखो लेजिटिमेट पावर क्या होती है? जैसे टीचर के पास पावर है, आपको इन 5 पावर को फॉलोअर के नजरिए से समझना है। यदि आप लीडर के नजरिए से समझेंगे जिसके पास पावर है तो आपको कम समझ में आएगा। आप ये मानकर चलना कोई और पर्सन आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज कर रहा है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो टीचर आप पर पावर एक्सरसाइज कर रहा है, मैं आप पर पावर एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो मेरे पास पावर क्यों आई? क्योंकि मैं ऐसी पोजीशन में हूं। और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लें तो जो हमारा बॉस है
वो हम पर पावर एक्सरसाइज कर रहा है क्योंकि उसके पास पोजीशन है। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह उनके पास पोजीशन है, इसलिए उनके पास पावर है। सेकंड, रिवार्ड, जो टीचर है उसके पास रिवार्ड वाली पावर भी है। हमने टीचर को रिवार्ड वाली पावर दी है क्योंकि टीचर हमारी प्रशंसा करता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है। इसी तरीके से बॉस है, बॉस को हमने रिवार्ड वाली पावर दी है क्योंकि बॉस हमारा प्रमोशन कर सकता है, इंक्रीमेंट कर सकता है, वो हमें रिवार्ड दे रहा है, इसलिए हमने उसे पावर दे दी, हमने उसकी अथॉरिटी स्वीकार कर ली। कोयर्सिव के कारण, डर के कारण हमने पावर स्वीकार की है। टीचर का हमें डर है कि वो क्लास से निकाल देगा या फिर हम छोटे स्टूडेंट है तो थोड़ी बहुत पिटाई भी कर सकता है। इसी तरीके से बॉस है, वो फायर कर सकता है, डिमोशन कर सकता है, इस वजह से सामने वाले के पास पावर है। एक्सपर्ट, टीचर वाले में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आप स्टूडेंट को डांट कर कंट्रोल नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं बड़ा हूं, केवल और केवल नॉलेज आपकी एक्सपर्टीज है तो स्टूडेंट खुद ही आपका सम्मान करते हैं। इसी तरीके से आपके ऑफिस में कोई भी सीनियर है, उसके पास काफी ज्यादा नॉलेज है, इसलिए आप उसका सम्मान करते हैं, उसकी बात मानते हैं, हमने उसको पावर दे दी। रेफरेंट वाले को अच्छे से समझना, बाकी की चीजें आपको इजीली नाम से पता चल जाएगी, रेफरेंट वाली नहीं पता चलेगी। रेफरेंट वाली को हम अट्रैक्शन पावर भी कह सकते हैं। इस वाले के अंदर क्या होता है, जो पर्सन पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उस पर्सन को पता है कि पब्लिक को किस चीज की रिक्वायरमेंट है, पब्लिक को किस चीज की डिमांड है। आप बोलोगे कि फिर ये तो रिवार्ड की जैसी हो गई। देखो, रिवार्ड वाले में हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस का रिवार्ड दिया जा रहा है, जबकि रेफरेंट में जो हम कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस का रिवार्ड नहीं दिया जा रहा है। ये एक ऐसा पर्सन है जिसे पता है कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, एक तरीके से वो पर्सन अट्रैक्टिव है। जैसे फिल्म स्टार होते हैं, उनके पास रेफरेंट पावर होती है और वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि धोनी जी बता रहे हैं कि आपको yippee की नूडल्स खाने हैं, मैगी के नहीं खाने हैं, तो हमें लगता है कि ये पर्सन नॉलेजेबल है और हम उसकी पावर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था, यहां पर अथॉरिटी का क्वेश्चन है, पावर का क्वेश्चन नहीं है। तो वो कौन सी अथॉरिटी है जिसमें लोगों के पास डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए? तो ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टाफ के बारे में मैंने बता रखा है, यहां पर स्टाफ का मतलब एम्प्लॉइज नहीं है, एक्सपर्ट होते हैं और ये एक्सपर्ट लोग एडवाइस देते हैं लाइन वालों को। तो लाइन वालों का मेन काम है डिसीजन लेना, पावर एक्सरसाइज करना। ये जो क्वेश्चन था हमारा, देखो लेजिटिमेट और पोजिशनल तो सेम ही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टाइप ऑफ पावर वेयर सबऑर्डिनेट कैन बी पनिश्ड। वो कौन सी पावर है जिसमें सबऑर्डिनेट को पनिश किया जा सकता है? तो बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोercive पावर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन मूव्स थ्रू वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स थ्रू हिज कैरियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो एक पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न ऑर्गेनाइजेशनल गोल से गुजरता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैरियर पाथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट प्रोसेस एनालाइज एन एम्प्लॉइज पर्सनैलिटी ट्रेट एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस टू असेस हिज फ्यूचर पोटेंशियल। तो देखो, ये बोल रहा है कि वो कौन सा असेसमेंट प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉइज की पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में पता करते हैं। ट्रेट यानी गुण, हम एम्प्लॉय के पर्सनैलिटी गुणों के बारे में पता करते हैं और उसके साइकोलॉजिकल गुणों के बारे में हम पता करते हैं। तो पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल गुण दोनों की ही बात हो रही है, तो डी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी बी और सी तो हमारी असेसमेंट प्रोसीजर ही नहीं थी, केवल ए और डी है, और यहां पर ये पर्सनैलिटी और साइकोलॉजी की बात कर रहा था, तो ए तो हमारा आंसर आ ही नहीं सकता, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4 स्टेज ट्रेनिंग इवेल्युएशन मॉडल। तो मैंने जो आपको 25 ट्रेनिंग मेथड्स कराए थे डिटेल्ड वीडियो में, वहां पर मैंने आपको ये टॉपिक भी कराया था, 4 स्टेज ट्रेनिंग इवेल्युएशन मॉडल। आप शायद भूल गए होंगे, तो मैं एक बार आपको 3 मिनट में रिवाइज करा देता हूं। तो ये जो 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन है, ये दिया किसने था? डोनाल्ड किर्कपैट्रिक ने दिया था 1959 में, लेकिन 1975 में इन्होंने इसको इंप्रूव किया, 1993 में फिर से इन्होंने इंप्रूव किया और ये बुक लेकर आए ट्रेनिंग इवेल्युएशन प्रोग्राम। उसके बाद
इनके सन जेम्स ने इसको इंप्रूव किया, उसके बाद जेम्स और इनकी वाइफ इन्होंने इंप्रूव किया, और 2016 में जेम्स और इनकी वाइफ की बुक आई 4 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग। इस बुक का नाम आपको जरूर याद रखना है, 4 लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। इस बुक में इन्होंने 4 लेवल बताए थे। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि ये लेवल किस चीज के हैं। तो ये देखो ट्रेनिंग प्रोग्राम के इवैल्यूएशन के मेथड है। हमने एक तरीके से एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग करा तो दी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम था वो कितना सक्सेसफुल रहा और कितना सक्सेसफुल नहीं रहा। जैसे गवर्नमेंट टीचर की ट्रेनिंग कराती है, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट टीचर की एफिशिएंसी बढ़ी या नहीं बढ़ी, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले देखा जाता है रिएक्शन लेवल। रिएक्शन लेवल में क्या आएगा, जैसे मैं आप लोगों का रिएक्शन देखता हूं कि वीडियो का रिएक्शन कैसा रहा, तो ट्रेनिंग का हम रिएक्शन देखते हैं कि लोगों ने कैसा रिएक्शन दिया। लर्निंग लेवल में हम ये देखते हैं जिन चीजों को सिखाने के लिए हम ट्रेनिंग दे रहे थे वो चीजें एम्प्लॉयज ने सीखी या नहीं सीखी, और ये पता करने के लिए हम कुछ टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। जो बिहेवियर ट्रांसलेशन, इसके अंदर क्या होता है, जो लोगों ने सीखा, जो ट्रेनीज एम्प्लॉयज ने सीखा उसे वो एक्चुअल जॉब में अप्लाई करते हैं, वरना सीखने का फायदा ही क्या हुआ। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग के दौरान जो भी सीखा कि बोर्ड को किस तरीके से डिवाइड करना है, कहां पर आपको खड़े होना है, कैसे आपको एग्जाम्पल देने हैं, उन चीजों को वो एक्चुअली अप्लाई कर रहा है, वो जॉब बिहेवियर ट्रांसलेशन में आता है। फिर चौथी बात है रिजल्ट हमारा लास्ट स्टेज है। यहां पर हम देखते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने से अल्टीमेटली क्या बेनिफिट हुआ, स्टूडेंट का रिजल्ट वगैरह बढ़ा क्या। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि 4 स्टेज ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल किसने दिया। किर्कपैट्रिक ने दिया। 3 लोगों का योगदान था, तीनों का ही सरनेम तो किर्कपैट्रिक ही था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए पर्सन्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी एंड हिज बिहेवियर अंडर हाई स्ट्रेस सिचुएशन कैन बी टर्म्ड एज। तो ये बात कर रहे हैं एक पर्सन की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की, और हाई स्ट्रेस में वो कैसे काम करता है उसे क्या कहा जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्सनैलिटी ट्रेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए प्रोसेस इन विच ए पर्सन सीक्स गाइडेंस एंड एडवांस फ्रॉम हिज मेंटर। तो जब आप अपने किसी मेंटर से जब आप गाइडेंस लेते हैं तो उसे आप क्या कहोगे, बिल्कुल आसान है, काउंसलिंग हम कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थ्रू आउट हिज कैरियर ए पर्सन मूव्स across various position traveling through horizontal lateral hierarchy। horizontal और lateral दोनों सेमी वर्ड होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि एक पर्सन अपने कैरियर के दौरान विभिन्न समानांतर हॉरिजॉन्टल हिरार्ची से गुजरता है, उसे हम क्या कहेंगे। तो देखो स्टूडेंट, 2 चीजें होती है, एक होता है कैरियर पाथ और एक होता है कैरियर लैडर। देखो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पाथ के नाम से ही लग रहा है। पाथ का मतलब एक तरीके से रोड हो गई, तो रोड कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। दूसरी बात, लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो देखो दोनों में क्या अंतर हुआ, एक तरीके से जो कैरियर लैडर है वो वर्टिकल हिरार्ची को शो करता है। तो मैंने फोटो से भी आपको यही समझाने की कोशिश की है। कैरियर लैडर में हम ऊपर की तरफ जाते हैं कि जब हमारी जॉब लगी तब हमारी जॉब लोअर लेवल की थी, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रमोशन होता रहा। कैरियर पाथ के अंदर भी वैसे तो यही चीजें आती है, लेकिन कैरियर पाथ एक तरीके से अप्स एंड डाउन को शो करता है। कैरियर पाथ एक तरीके से ज्यादा ब्रॉड थिंग है। तो हमारा क्वेश्चन जब ये बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल या लेटरल हिरार्ची, तो हम टिक लगाएंगे कैरियर पाथ के। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है पर्सन्स वर्टिकल मूवमेंट अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्ची इज टर्म्ड एज। तो यहां पर ये वर्टिकल की बात कर रहे हैं, यहां पर हम करेंगे कैरियर लैडर। स्टूडेंट, जो हमारे इस वीडियो के बाद में एचआरएम के 4 वीडियोज मैं आप लोगों को कराऊंगा, उसके बाद हम एचआरएम स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद में एचआरएम की हमारी रामबाण सीरीज के कुछ वीडियोज बचेंगे और 5 मिनट सीरीज के कुछ वीडियोज बचेंगे, वो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ करते रहेंगे। और रामबाण सीरीज में मैं आपको 100+ लाइनर्स कराऊंगा। वहां पर मैं आपको ये छोटी छोटी चीजें भी कराऊंगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज हेल्पिंग टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज। तो देखो, जब हम परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं तो स्टूडेंट देखो, जब हम परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं या फिर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल भी कह सकते हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, काफी सारे बेनिफिट्स या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इनमें से ये जो ऑब्जेक्टिव है कि हम लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्ट ही क्यों कर रहे हैं, जिससे कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। कहने का मतलब गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल तो करना ही पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, गवर्नमेंट क्यों कहेगी? देखो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होता है और परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ता है। तो क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि इनमें से कौन सा पर्पज है, डेवलपमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल, मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, डॉक्यूमेंटेशन। तो देखो, हमारा आंसर 1 और 2 में से तो नहीं आएगा, 3 और 4 में से आ सकता है। डी हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर है, डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी कि हमने इस तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ट्रेनिंग एड्स। यहां पर एड्स का मतलब है सहायता करना, हेल्प करना। ट्रेनिंग एड्स इन इंकरेजिंग एंड अचीविंग सेल्फ डेवलपमेंट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बोल रहे हैं ट्रेनिंग से हेल्प मिलती है सेल्फ डेवलपमेंट में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में। रीजन, इट हेल्प्स ए पर्सन हैंडल टेंशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। यदि ट्रेनिंग लेकर काम करेंगे तो स्ट्रेस को हैंडल कर पाएंगे, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट को हम हैंडल कर पाएंगे। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे, ए और बी दोनों में ही बोल रहे हैं कि दोनों करेक्ट है। ए में बोल रहे हैं कि जो रीजन सही है, बी में बोल रहे हैं रीजन सही नहीं है। हमारा आंसर आ जाएगा ए, दोनों ही सही है और रीजन भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, in which one of the following form of workers participation in management the role of worker council is not just advisory but management is under moral obligation to acknowledge, accept and implement the unanimous decision of council। तो ये बात कर रहे हैं WPM वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लेवल्स की। इसको हम 10 मिनट के एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, 5 मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 10 मिनट में हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। 2 चीजें होती है, एक तो वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के लेवल होते हैं और दूसरा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट के फॉर्म्स होते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं लेवल की। मीनिंग आप समझ गए होंगे WPM का। ये नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट कोई और कर रहे हैं, वर्कर का भी योगदान होना चाहिए, क्योंकि वर्कर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए मैनेजमेंट का। तो ये जो 5 चीजें हैं ये हमारे लेवल है, फोरम नहीं है। जब हम 10 मिनट का वीडियो डिस्कस करेंगे वहां पर हम फोरम्स और WPM के सभी क्वेश्चन एक जगह पर डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है इंफॉर्मेटिव में देखो कुछ भी नहीं होता, हम बस ये कोशिश करते हैं कि वर्कर को हम इंफॉर्मेशन दे दें, उनको हम बता दें चीजों के बारे में कुछ भी होने वाला है तो। जैसे ऑर्गेनाइजेशन न्यू ब्रांच ओपन कर रहा है या कुछ टाइम में ऑर्गेनाइजेशन कुछ ब्रांचेज बंद कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बंद होने वाला है, जो भी चीजें हैं हम वर्कर को बता दें। हम ये नहीं माने कि वर्कर तो छोटी मोटी चीज है, उसको कहां बताने की जरूरत है। इंफॉर्मेटिव पार्टिसिपेशन में हम इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। कंसल्टेटिव वाले में क्या होता है, देखो इंफॉर्मेशन वाले में हम केवल इंफॉर्मेशन दे रहे थे, लेकिन कंसल्टेटिव वाले में हम उनके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन देखो केवल डिस्कस कर रहे हैं, डिसीजन तो मैनेजमेंट ही लेगा। एसोसिएटिव वाला डिस्कशन का ही ज्यादा, कंसल्टेटिव वाले का ही ज्यादा ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर क्या होता है, यहां पर एम्प्लॉयज के साथ डिस्कस किया जा रहा है और यदि किसी मैटर पर 100% एम्प्लॉइज एग्री है तो वो बात मैनेजमेंट को माननी ही पड़ेगी। आप बोलोगे नहीं माने तो क्या, तो भी कुछ नहीं। कहने का मतलब ये जो शुरुआत के 3 हैं, इन तीनों में ही डिसीजन मैनेजमेंट ले रहा है, मैनेजमेंट की मर्जी है। तीसरे वाले में, एसोसिएटिव वाले में, मैनेजमेंट की मोरल ड्यूटी है कि जब 100% एम्प्लॉइज एग्री हो गए तब तो वो उनकी बात मान ले। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में भी मैनेजमेंट ही डिसीजन लेता है, शुरुआत के 4 में ही मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में क्या होता है, मैनेजमेंट जाता है
एम्प्लॉयज के पास और बोलते हैं कि डिसीजन हमने ले लिया है और दो ऑप्शन हमने रखे हैं, दोनों में से जो बढ़िया लगे ना वो बता दो, दोनों में से हम एक को इंप्लीमेंट करेंगे, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे या इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एक बता दो। तो कहने का मतलब इस तरीके से होता है एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में। बस डिसीजिव ही केवल ऐसा है जिसमें वर्कर और मैनेजमेंट मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंफॉर्मेटिव वाले में केवल वर्कर को इंफॉर्मेशन देते हैं, कंसल्टेटिव वाले में उनके साथ डिस्कस भी कर लेते हैं, एसोसिएटिव वाले में उन मैटर को मैनेजमेंट मान लेते हैं जिनके लिए 100% एम्प्लॉयज एग्री है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में मैनेजमेंट डिसीजन लेने के बाद वर्कर्स को ऑप्शन देता है, जो ऑप्शन वर्कर सेलेक्ट करते हैं वो इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। डिसीजिव वाले में वर्कर और मैनेजमेंट मिलकर डिसीजन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था, ये बोल रहे हैं वो कौन सा फोरम है, तो यहां पर ये फोरम वर्ड काम में ले रहे हैं, ज्यादा सही होता अगर ये लेवल वर्ड काम में लेता, लेकिन यहां पर ये जो हमारे क्वेश्चन है ऑप्शन देखकर हमें पता चल जाएगा। तो ये बोल रहे हैं WPM का वो कौन सा फोरम है जिसके अंदर जो वर्कर की काउंसिल है उसका काम केवल एडवाइस देना ही नहीं है, बल्कि जो मैनेजमेंट है वो मोरल ऑब्लिगेशन में है कि वो उनकी यूनैनिमियस डिसीजन से एग्री हो जाए। यूनैनिमियस यानी 100% एम्प्लॉय जिस चीज के लिए एग्री हुए थे। तो हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा एसोसिएटिव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन फोकस इज ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोशन ऑफ हार्मनी इज द अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन की सभी अप्रोच का मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है बिल्कुल आसानी से कर देंगे। स्टूडेंट, आज आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को यह बताना है वो कौन कौन से स्टूडेंट है जिन्होंने हमारी एमसीक्यू सीरीज के सभी 12 पार्ट्स देखे हैं। इससे मुझे आगे की क्लासेज की स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिलेगी। तो यदि आपने पूरे पार्ट्स देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मैं इस टॉपिक को एक बार रिवाइज करा देता हूं शॉर्ट में। देखो, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसने दिया था? एल्टन मायो ने दिया था। उन्होंने क्या कहा था कि जो एम्प्लॉइज है उन्हें आप निर्जीव चीजें मत मानो, उन्हें आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटीग्रेट करो, उन्हें आप ह्यूमन मानो, बढ़िया रिलेशन आप मेंटेन करो। यूनिटरी वाले में क्या होता है, यह माना जाता है कि ऑथोरिटी केवल एक ही पक्षकार के पास होती है और वो पक्षकार मैनेजमेंट होता है, तो डिसीजन तो केवल मैनेजमेंट ही लेगा। फिर भी कुछ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं जिनकी वजह से वर्कर और मैनेजमेंट साथ में जुड़े हुए होते हैं। प्लूरलिस्टिक अप्रोच के अंदर क्या होता है, ये बोलते हैं कि पैरिटी होनी चाहिए ऑथोरिटी के अंदर, सिर्फ मैनेजमेंट के पास नहीं होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन होनी चाहिए और गवर्नमेंट भी इंटरवेंशन कर सकती है अच्छे इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए। मार्क्सिस्ट वाला कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया था। इन्होंने बोला जो कुछ करेगा ट्रेड यूनियन करेगी, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट तो केवल मैनेजमेंट का ही फायदा करती है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहे हैं कि जब कॉमन इंटरेस्ट और हार्मनी के प्रमोशन से काम होता है तो सभी को फायदा होता है। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा यूनिटरी अप्रोच। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज नॉट द स्ट्रेटेजी फॉर मैनेजिंग द शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन ये जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है, एम्प्लॉयज की शॉर्टेज है मतलब जितने एम्प्लॉयज की हमें जरूरत तो हमें 200 एम्प्लॉयज की है, लेकिन एट प्रेजेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में केवल 150 एम्प्लॉयज ही है। रिक्वायरमेंट है 200 की और अभी एट प्रेजेंट एम्प्लॉयज है हमारे पास केवल 150। तो फिर अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम 50 न्यू एम्प्लॉयज को अपॉइंट करें या फिर हम इन 150 एम्प्लॉयज से ही 200 एम्प्लॉयज का वर्क ले लें। एक काम हमें करना पड़ेगा। तो पहले वाले में ये बोल रहे हैं हायर टेम्परेरी एम्प्लॉयज, काम हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। दूसरी बात ये बोल रहे हैं रिटायरमेंट को पोस्टपोनमेंट कर दो, बिल्कुल सही है। अभी देश में डॉक्टर्स की देखो कमी है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं उनकी रिटायरमेंट एज बढ़ा दी, तो उससे जो शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर है वो कुछ टाइम तक सॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी।
तीसरी बात, आप कोशिश करो LTR को कम करने की, उससे वर्कर छोड़कर नहीं जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, इससे भी काम चल जाएगा। लेकिन देखो ट्रेनिंग से, वैसे तो ट्रेनिंग से भी काम चलेगा क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़ेगी, लेकिन ये डायरेक्टली हमारी शॉर्टेज को फिल नहीं कर सकता, और एक ऑप्शन को तो हमें सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, तो डी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड किल्कपैट्रिक, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कैन बी इवेल्युएटेड एट 4 लेवल, इंडिकेट द करेक्ट कोड। तो आज ही मैंने आप लोगों को रिवाइज कराया था किल्कपैट्रिक मॉडल, तो वहां पर 4 चीजें थी जिसके अंदर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम का इवेल्युएशन कर रहे थे। तो आंसर हमारा क्या आएगा? देखो सबसे पहले हम देख रहे थे रिएक्शन, सबसे पहले हम रिएक्शन देख रहे थे, उसके बाद हम देख रहे थे लर्निंग के बाद हमने देखा था बिहेवियर ट्रांसलेशन, उसके बाद रिजल्ट। तो 2, 3, 4, 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, न केवल इस वीडियो का बल्कि 255 MCQ सीरीज का स्टूडेंट मैंने पूरी कोशिश की है, अपने हिसाब से बेस्ट दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हमारी सीरीज बढ़िया लगे, तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को HRM की तरह ही बाकी के जो 9 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको भी इसी तरीके से बल्कि इससे भी बेहतर तरीके से कंप्लीट करा सकूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉज का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है? मेंटेनिंग सोशल इक्विटी, प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी टू इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा आंसर आ जाएगा बी, ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिलवाना इन लॉज का काम नहीं है। अगर ये बात करता MSME की, तो हमारा आंसर होता कि क्रेडिट फैसिलिटी हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन लेबर लॉज का ये काम नहीं है। तो स्टूडेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना अपनी ओपिनियन जैसा भी हो, और ये भी बताना कि कितने स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने सभी वीडियोज देखे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।